हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एल्किन्स पर हाइड्रोजन का योग। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की हम बात करेंगे एल्किन पर। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट है बात करने जा रहे हैं हम एल्किन्स पे हाइड्रोजन का योग। तो देखिए, एल्किन के द्विबंध पर सूक्ष्म विभाजित संक्रमण धातु उत्प्रेरक जैसे कौन कौन सी धातु हो सकती है जो कि सूक्ष्म विभाजित होती है। संक्रमण धातु आपको पता है डी ब्लॉक से संबंधित होती है। तो कौन कौन सी? निकल हो गई, पैलेडियम हो गई और रुथेनियम हो गई एक्सेट्रा की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संगत एल्केन बनती है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हाइड्रोजनेशन क्या है, एक ऊष्माक्षेप अभिक्रिया है और इसमें सामान्यतः कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? 30 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें सामान्यतः मुक्त होती है और ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। तो इसमें जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो काम कर रही है संक्रमण धातु जो कि महीन या बिल्कुल सूक्ष्म रूप से पीसी हुई या विभाजित होती है। और हम कौन कौन से लेते हैं उसमें? निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम लेते हैं। इस तरीके से हम धातुएं ले रहे हैं। इस अभिक्रिया में धातु उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। इस कारण सामान्य ताप पर अभिक्रिया संभव हो जाती है। यहाँ देखिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शंस हो पा रही है। लेकिन ये कैसा पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कैटलिस्ट की वजह से। यदि कैटलिस्ट की एब्सेंस में माना कि अगर जो अपनी सक्रियण ऊर्जा वो इतनी थी तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कितनी हो जाती है? माना कि बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से ये जो एनर्जी का गैप आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? कैटलिस्ट की वजह से। तो कैटलिस्ट के कारण एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, जिसकी वजह से सामान्य ताप पर भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। अब हम क्रियाविधि की बाद में बात करेंगे। इस अभिक्रिया में रासायनिक अधिशोषण मतलब केमिजॉर्प्शन हम जो बोलते हैं कि ऐसे ठोस धातु की सतह पर गैस का क्या होता है? अधिशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप धातु व हाइड्रोजन के मध्य रासायनिक बंध बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है किसकी वजह से होती है? जो हमने एडजॉर्प्शन पढ़ते हैं उसी में एक है केमिजॉर्प्शन, यानी रासायनिक पदार्थ का पृष्ठीय सतह पर सॉलिड पृष्ठीय सतह पर अधिशोषण होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न हो रही है। सबसे पहले पद फर्स्ट हम बात करते हैं पद फर्स्ट के बारे में। संक्रमण धातु अर्धपूर्ण भरे डी कक्षक रहते हैं, हमें पता है, इसलिए जो डी कक्षक है उनके अर्धपूरित होते हैं संक्रमण धातुओं के। उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण में जब हाइड्रोजन धातु सतह पर अधिशोषित होती है तो धातु की सतह पर स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस कारण हाइड्रोजन धातु सतह से बंध जाती है। प्रथम पद में तो ये हो गया। द्वितीय पद की बात करते हैं अपन। एल्किन का धातु सतह पर अधिशोषण। एल्किन भी धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। सबसे पहले तो कौन अधिशोषित हो गई? हाइड्रोजन। उसके बाद कौन अधिशोषित हो गया? एल्किन, जिस पर पहले से हाइड्रोजन अधिशोषित है। एल्किन का अधिशोषण धातु परमाणु कक्ष को एल्किन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन के देने से होता है। अधिशोषण कैसे हो रहा है? धातु परमाणु कक्षकों को एल्किन द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन देने से होता है। अब पद 3 में क्या होगा? हाइड्रोजन अणुओं का एल्किन पर योग। इस पद में हाइड्रोजन परमाणुओं का धातु सतह से एल्किन पर स्थानांतरण होता है, जिससे एल्किन बनती है। तत्पश्चात धातु की सतह से मुक्त हो जाती है एल्केन बनकर। तो सबसे पहले प्रथम पद में क्या हुआ? प्रथम पद में हाइड्रोजन का अधिशोषण हुआ। द्वितीय पद में एल्किन का धातु की सतह पर अधिशोषण हुआ। और तीसरे पद में क्या हुआ? हाइड्रोजन अणुओं का एल्किन पर योग हो गया। इस तरीके से एल्किन से एल्केन का निर्माण हुआ। अब देखिए, उत्प्रेरित हाइड्रोजनेशन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एल्किन के एक ही ओर से जुड़ते हैं और इस प्रकार से समपक्ष यानी सिन प्रोडक्ट बनते हैं। ये हमें ध्यान रखने आगे बातें हैं कि उत्प्रेरित जो या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें सिन प्रोडक्ट बनता है। हमने पिछले लेक्चर में सिन प्रोडक्ट और एंटी प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स।
एल्किन की क्रिया हेलोजन, जिसमें भी हम मोस्टली क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्लोरीन एवं ब्रोमीन से अक्रियाशील विलायक। अक्रियाशील वो कौन से विलायक होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, एक्सेट्रा, की उपस्थिति में प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाई जाती है। सबसे पहले तो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट होंगे और प्रकाश की एब्सेंस होगी, करवाई जाती है। तो हेलोजन का कार्बन कार्बन द्विबंध पर योग होता है, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती या विषिलीन, या हम क्या बोलते हैं इसको, विष डाइहेलाइड बनते हैं या विशिनिल डाइहेलाइड बनते हैं। अगर निकटवर्ती कार्बन पे हेलोजन होते हैं पास पास में, तो हम इसको विष डाइहेलाइड कहते हैं। या 1-2 पोजीशन पे ही हेलोजन उपस्थित है तो हम इसको क्या बोलेंगे, विष डाइहेलाइड। किस किस के प्रेजेंस में हुआ, अक्रिय विलाय की प्रेजेंस में हो गया, अंधेरा होना चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति होनी चाहिए। अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या होता है, ये वाला होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव होती है आयोडीन। फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील है और सामान्य ताप पर ही एल्किनों को तोड़ देती है, परंतु आयोडीन भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा सामान्य क्रियाकारी की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः सामान्य परिस्थिति में आयोडीन का क्या होता है, योग नहीं होता है। अब सबसे हम जब अनसेचुरेशन का टेस्ट देखते हैं तब ब्रोमीन वाटर से टेस्ट कराए जाते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है असंतृप्तता परीक्षण का। अणु में असंतृप्तता का पता लगाने के लिए ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेकर एल्किन के साथ क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। ब्रोमीन का Cl4 विलयन में लाल भूरे रंग का होता है क्या, कलर, परंतु जब इसको एल्किन में मिलाया जाता है तो निकटवर्ती या विषलीन ब्रोमाइड बनने के साथ ही लाल भूरा रंग क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो ये किसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, जिसमें पहले तो लाल भूरा रंग होता है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है तो उसका लाल भूरा रंग क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसको ये ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो कितने पदों में होती है, उसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ब्रोमीन अणु का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ब्रोमीन एक अध्रुवीय अणु है, जबकि एल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अणु के पास पहुंचते हैं तो ब्रोमीन ब्रोमीन बंध के इलेक्ट्रॉन का इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, इस प्रकार से विस्थापित हो जाते हैं कि दूर वाले ब्रोमीन अणुओं पर तो आंशिक ऋणावेश एवं पास वाले ब्रोमीन अणुओं पर आंशिक धनावेश आ जाते हैं। इस प्रकार ब्रोमीन का अणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। अब सेकंड क्या होता है, देखिए सेकंड होता है चक्रीय हेलोनियम आयन का निर्माण। सबसे पहले तो हम पोलराइज्ड हो गया ब्रोमीन अणु, उसके बाद किसका निर्माण होता है, चक्रीय हेलोनियम आयन का निर्माण। देखिए कैसे होता है, आंशिक धनावेश, जो यहाँ पर देखिए इसमें आंशिक धनावेश आ गया और ये आंशिक ऋणावेश आ गया, सेकंड वाले पर, इस वाले पर आंशिक ऋणावेश आ गया। अब आंशिक धनात्मक आवेश युक्त ब्रोमीन परमाणु एल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि जो एल्किन के पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होती है, एल्किन इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होती है, क्योंकि ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का अभ्र पाया जाता है। इसके उपरांत ध्रुवीय ब्रोमीन ब्रोमीन बंध टूटकर चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बनता है। इस तरीके से चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बन गया, जिसमें धनात्मक आवेशयुक्त ब्रोमीन कार्बन कार्बन द्विबंध के दोनों कार्बन परमाणु से क्या हो जाता है, बंधित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, चक्रीय हेलोनियम आयन का निर्माण हो गया। अब ब्रोमाइड आयन का आक्रमण, जो Br- होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रोमाइड आयन। अब वो इस साइकिल जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। जो हेलोनियम आयन बनता है मध्यवर्ती, उसको क्या करेगा, ये तोड़ेगा। इस पद में ब्रोमाइड आयन चक्रीय ब्रोमोनियम आयन के दोनों कार्बन परमाणुओं में से किसी एक पर विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जिससे 3 सदस्यीय वलय टूट जाती है और विपक्ष योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए हमेशा कौन सा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर एंटी प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, यानी विषम
योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। ऊपर वाले में जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन देख रहे थे तब कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, सिन प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हमें एंटी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये चक्रीय हेलोनियम आयन हो गया। यहाँ पे ब्रोमाइड आयन किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है और इसी पर भी अटैक कर सकता है। अटैक करके क्या करेगा, इस तरीके से रिंग खोल देगा और क्या बन जाएगा, निकटवर्ती डाइब्रोमाइड विस डाई ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। अब द्विपद क्रियाविधि के पक्ष में क्या प्रमाण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यदि एल्कीन की ब्रोमीन के साथ क्लोराइड आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो डाइब्रोमाइड के अतिरिक्त एक डाइहेलाइड भी प्राप्त होता है जिसमें ब्रोमीन एवं क्लोरीन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये सबसे पहले तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब इसके बाद हमें क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं तो दोनों, एक तो विस डाइहेलाइड में एक तो ब्रोमीन वाले जब 1,2 पोजीशन पर ब्रोमीन हो और एक 1,2 पोजीशन में ब्रोमीन तथा क्लोरीन हो, दोनों प्रकार के उत्पाद में प्राप्त हो रहे हैं। यह अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है कि चक्रीय ब्रोमोनियम आयन जो प्रथम पद में प्राप्त होता है द्वितीय पद में विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। इस तरीके से चक्रीय हेलोनियम आयन के पक्ष में प्रमाण मिलता है। हेलोजन का योग चक्रीय हेलोनियम आयन बनने से होता है, न कि समतलिक कार्बोकेटायन के द्वारा। यह निम्नलिखित तथ्यों से भी स्पष्ट हो जाता है। हेलोनियम आयन क्रियाविधि में हेलाइड आयन का आक्रमण विपरीत दिशा से होता है और विपक्ष डाइहेलाइड प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि यह माना जाए कि हेलोजन के योग में कार्बोकेटायन बनता है तो हेलाइड आयन उसके दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है एवं उत्पाद समपक्ष एवं विपक्ष डाइहेलोडा का मिश्रण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कार्बोकेटायन बनता ऑब्वियसली तो वो किधर से भी कर सकता था, ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन हमेशा विपक्ष डाइहेलाइड प्राप्त हो रहा है तो सक्रिय साइक्लो जो चक्रीय हेलोनियम आयन बनेगा ये तभी पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता और कार्बोकेटायन बनता तो हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता, क्योंकि समपक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के डाइहेलाइड हमें प्राप्त होता है। वास्तव में हेलोजन के योग से विपक्ष डाइहेलाइड बनते हैं जो कि ध्रुवण गुणक होते हैं तथा प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये वही यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, अब ये एक इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे तो एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, और लेकिन ये तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बन गया विपक्ष उत्पाद जो बनता है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन का अगर मानते तो उस कंडीशन में क्या बनता, एक तो विपक्ष बनता ही बनता जो कि ये बन रहा है, लेकिन एक समपक्ष उत्पाद भी बनता अगर कार्बोकेटायन बनता, लेकिन समपक्ष उत्पाद हमेशा नहीं बनता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन हेलाइड का योग, मतलब HX, हम एडिशन ऑफ HX बोलते हैं, हाइड्रोजन और हेलाइड का योग। तो देखिए, एल्किन की हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया से एल्किल हेलाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं हेलोजन परमाणुओं का कार्बन कार्बन द्विबंध पर योग होता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया हाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाती है। यहाँ पे HX का योग कर रहे हैं हाइड्रोजन हेलाइड का एसिटिक अम्ल में, जो कि लेस पोलर होता है, कम ध्रुवीय अणु, और हमें ये मिलता है। अब हाइड्रोजन हेलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम होता है, यहाँ पर HI सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, फिर HBr, HCl और देन HF अम्ल की प्रबलता का क्रम। क्रियाविधि में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, हाइड्रोजन हेलाइड का एल्किन पे योग निम्न प्रकार से संपन्न होता है। सबसे पहले तो HX से टूट के H+ और X- बनेगा। अब ये जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना, ये तो H+ जाके क्या ऐड हो जाएगा और ये मंद पद है और क्या बनेगा, रीडिटर्मिनेशन स्टेप होती है। पाई संकुल बन गया, रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट हो गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब जब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल बचा था या X- जो बचा था वो आके अटैक करेगा और हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन हो जाएगा।
पद 2 जो मंद एवं वेग निर्धारक पद है, इस पद में एल्किन HX से H+ ग्रहण करके कार्बोकेटायन बनाता है। यह पद बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी है एवं इसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। अभिक्रिया का कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जैसा कि अधिक स्थायी कार्बोकेटायन के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। इस तरीके से आज हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले तो हमने आज देखा हाइड्रोजन हेलोजन का योग, उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड का योग हमने देखा, और हमने उसके पक्ष में प्रमाण भी देखे कि साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड में हमने देखा कि कार्बोकेटायन बनता है, और इस तरीके से हमें और उसकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है उसमें हाइड्रोजन हैलाइड में उसमें HI सबसे क्रियाशील होता है, फिर HBr, देन HCl, देन HF। इस तरीके से हमने आज हेलोजन का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग, 2 रिएक्शन कंप्लीट की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।